वाटर हीटर से बिजली का रिसाव हो रहा है। चलिए अभी के लिए मान लेते हैं कि हमें परवाह नहीं है कि ये कहां से लीक हो रहा है। खैर, आपको जाकर तैयार हो जाना चाहिए। हे दोस्तों, मेरा नाम एड्रियन है। मेरे सामने कैमिला मेरी नई रूममेट है। मैंने सुना है कि उसका परिवार दिवालिया हो गया था। उसके पास नौकरी ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने मेरे साथ एक कमरा साझा करने पर सहमति जताई। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, ये बस सस्ता है। लेकिन जब से हम एक साथ रहने लगे हैं, मेरी जिंदगी पूरी तरह से क्योस बन गई है। ये मौत से भी बदतर है। अगर किराया बचाने की बात ना होती तो मैं ऐसा बिल्कुल ना करता, चाहे कोई मुझे मार ही क्यों ना डालता। वह जिस दिन रहने आई उसी दिन एक जेंटलमैन होने के नाते मैंने उसका सामान उठाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही वाक्य में मुझे पूरी तरह से चुप करा दिया। क्या तुमने अपने हाथ धोए? मेरा हाथ हवा में ही जम गया, जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैं न तो आगे बढ़ा सका और न ही पीछे खींच सका। मेरा चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया था। अंत में मुझे हार मानकर एक तरफ हटना पड़ा था ताकि वह निकल सके। मैंने उसे अपनी छोटी पतली काया के साथ उस भारी सूटकेस को बड़ी मेहनत से अंदर खींचते हुए देखा। मैं अपना परिचय देना भी भूल गया, लेकिन उसके रवैये को देखकर लग रहा था कि उसे वैसे भी मुझसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं जानता था कि उसे क्या परेशान कर रहा है। इस कमरे में हमेशा एक अजीब न परिभाषित होने वाली सड़न जैसी गंध आती थी। मुझे इसकी आदत पड़ने में बहुत समय लगा था। क्या तुम्हारे पास चाबी है? हाँ, मुझे उम्मीद है। मुझे बाद में थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। उसने अपनी नाक से एक छोटी सी फुफकार भरी। बिना पलकें उठाए यही उसकी प्रतिक्रिया थी। मेरा भी अब उससे और बात करने का मन नहीं था। मैं मजबूती से कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल गया। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ पीने गया था। जब मैं वापस आया तो रात के करीब 11 बजे बज रहे थे। आधी नींद में मैंने बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला और मैं अपनी जगह पर ही जम गया। क्या ये वाकई मेरी गंदी सी बस्ती थी? फर्श इतना साफ धुला था कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। जो कागज आमतौर पर बिखरे रहते थे, वे करीने से व्यवस्थित थे। सच कहूं तो आसपास एक साफ सुथरी लड़की का होना बुरा नहीं है। मैं बिस्तर पर गिर गया और तुरंत सो गया। अगले दिन मैं काम के लिए उठा तो पाया कि मेज पूरी तरह खाली थी। इससे भी बदतर, मेरी यूएसबी ड्राइव गायब थी। वह मेरी सबसे कीमती चीज थी। उस पर मेरे वर्षों के विचार जमा थे, इसलिए मैं जल्दी से कैमिला को ढूंढने गया। हे कैमिला, क्या तुमने कल मेरा अपार्टमेंट साफ किया था? आपका स्वागत है। मैं तुम्हें धन्यवाद देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे डेस्क पर जो यूएसबी ड्राइव थी, क्या तुमने उसे देखा? मुझे लगा कि कैमिला ने बस इसे मेरे लिए कहीं रख दिया होगा, लेकिन उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने इसे फेंक दिया। बड़ी, मेरी यूएसबी ड्राइव में सैकड़ों जीबी का डेटा था। तुमने बस इसे ऐसे ही फेंक दिया? यह सिर्फ एक सस्ती यूएसबी ड्राइव है। मैं तुम्हारे लिए नई खरीद दूंगी। अगर ये 100 से नहीं भरी थी तो। यह सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। आज हमें कुछ स्पष्ट जमीनी नियम स्थापित करने ही होंगे। हमें निजी स्थान और सामान्य क्षेत्रों को सख्ती से अलग करना होगा। हमने पूरे 10 मिनट तक बहस की। आखिरकार हम एक समझौते पर पहुंचे। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन कॉमन एरिया हैं। बेडरूम निजी है और बालकनी उसकी है। वह उसका निजी स्थान है क्योंकि वह वहां अपने अंतवस्त्र अंडरवेयर सुखाना चाहती है और उसे मेरे उन्हें देखने में असहजता महसूस होती थी। मेरा बेडरूम दक्षिण की ओर है, इसलिए वहां खूब धूप आती है। मैं अपने कपड़े अपने कमरे में सुखा सकता हूं, जबकि उसके कपड़े छाया में ही रहेंगे और कभी धूप नहीं देख पाएंगे। मुआवजे के रूप में उसने पानी और बिजली के बिलों का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इन नियमों को तय करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे दबी हुई रोने की आवाज सुनाई दी और यह आवाज और तेज हो गई। मैंने अपनी नाक खुजलाई और पूरी तरह से हैरान था। मैंने वास्तव में उसके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया है ना? खैर, मैंने शायद ही कभी पानी या बिजली का इस्तेमाल किया हो और मैंने उससे अतिरिक्त पैसे भी नहीं मांगे थे। शनिवार की सुबह मैं एक शानदार सपना देख रहा था, तभी बैम, मेरा बेडरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैं अपने बिस्तर पर सीधे खड़ा हो गया, केवल ये देखकर कि मेरे सामने घबराई हुई कैमिला है। मिस, अगली बार जब आप अंदर आएं तो क्या आप कृपया पहले दस्तक दे सकती हैं? तुम दरवाजा लॉक क्यों नहीं करते? इस कचरा दरवाजे को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसमें लॉक है? नहीं, जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस 2 हैंगर उधार लेने आई थी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कला और शिल्प का अभ्यास कर रहे हो? कितनी खराब किस्मत है। मुझ जैसा 5 फुट 11 इंच लंबा आदमी और मैं उस मजाक की वजह से पूरी तरह लाल हो गया। उसने 2 हैंगर लिए, सो उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। ओह वाह, कार्टून अंडरवियर की कितनी प्यारी जोड़ी है। चलो भी मिस, क्या आपके पास सच में करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? सही। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और खरीद लूं? जिस तरह से वह तेजी से वहां से निकली, उसके कदम थोड़े हड़बड़ाए हुए थे। मैं आसानी से बता सकता था कि वह उतनी शांत नहीं थी जितना वह दिखने की कोशिश कर रही थी। रूममेट के साथ रहना हमेशा एक समायोजन अवधि होती है। मुझे लगता था कि समायोजन का मतलब एक दूसरे की सीमाओं को खोजना है, उन्हें पार करना नहीं, और एक सभ्य रूममेट होना है। लेकिन वह नहीं। वह जानती है कि आपकी सीमाएं कहां हैं, फिर भी वह लगातार उनके ऊपर कूदती रहती है। उदाहरण के लिए, वह बिना किसी चेतावनी के बिल्ली की तरह मेरे कमरे में घुस आएगी, या मैं नहा रहा हूं तो सीधे बाथरूम में घुस जाएगी। और जब वह मुझे अंदर देखती है तो वह एयर रेड सायरन की तरह एक तीखी चीख निकालती है। मुझे यह भी नहीं पता कि वह ऐसा क्यों चिल्ला रही है। इसके अलावा उसे शून्य व्यावहारिक कौशल हैं। वह अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है और आगे क्या होता है वह पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है। उसे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी वह अजीब चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की जिद करती है। उसने लगभग पूरे अपार्टमेंट में आग ही लगा दी थी।
हर बार मुझे उसे डांटना पड़ता है और कदम दर कदम दिखाना पड़ता है। केवल एक ही राहत की बात थी कि वह बहुत तेजी से सीखने वाली थी। दूसरी बार जब उसने खाना बनाया तो उसे पहले ही पता था कि जब तेल में आग लग जाती है तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। इसके बजाय उसने उस पर लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट डाल दिया। 16 जुलाई उसका जन्मदिन था। मुझे यह कैसे पता चला? क्योंकि उस दिन वह किसी जादू के असर वाली बिल्ली की तरह थी। वह लिविंग रूम के सोफे पर बस बुदबुदा रही थी। आज मेरा जन्मदिन है, ओवर टाइम काम मत करो। आज मेरा जन्मदिन है, जो भी हो ओवर टाइम काम मत करो। सच कहूं तो मैं हमेशा से गहरी नींद में सोने वाला इंसान रहा हूं, लेकिन मैं उसे किसी मंत्र की तरह बुदबुदाते हुए नहीं सुन सकता था। जैसे ही मैं छिड़ गया और उसे टोकना चाहा, वह पहले ही जा चुकी थी। वह आज अविश्वसनीय रूप से तेजी से निकली। उसका बेडरूम का दरवाजा खुला था, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैंने बस दरवाजे से अंदर झांका। मैंने उसकी मेज पर टेक आउट बॉक्स देखा। आधा उबला हुआ बन, दलिया का एक छोटा कटोरा और सब्जियों के 2 छोटे कंटेनर बचे थे। ये कल रात का उसका खाना था, जैसे कि वह किसी के कब्जे में हो। मैं किराने का सामान खरीदने के लिए नीचे गया, उसके काम से लौटने के सटीक समय की गणना करते हुए। सब्जियां भूनते समय मैं खुद को पागल कहता रहा। जब उसने दरवाजा खोला और अंदर आई तो लिविंग रूम की मेज पर पहले से ही 4 व्यंजन और एक सूप था। ठीक उनके बगल में 4 इंच का केक था। वह बस वहीं पूरी तरह हैरान होकर खड़ी रही। ये सब क्या है? क्या तुम्हारे पास आज रात दोस्त आने वाले हैं? आज किसी का जन्मदिन है? तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? सच कहूं तो अगर तुमने आज सुबह थोड़ी और जोर से बात की होती तो पूरी इमारत को पता चल जाता। मुझे पता ही नहीं चला। या तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। जब से मेरे डैड का निधन हुआ है तब से यह पहली बार है जब किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया है। तुम एक सुंदर लड़की हो और तुम्हारा फिगर भी शानदार है, लेकिन भगवान के लिए तुम्हारा मुंह इतना शोर करने वाला क्यों है? जन्मदिन के जश्न के बाद वह वापस अपने कमरे में नहीं गई। वह मेरे पैर पर अपना सिर रखकर सो गई। जहां तक मेरी बात है, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। यह किसी गंदे विचारों की वजह से नहीं था, बल्कि ज्यादातर इसलिए क्योंकि मेरा पैर पूरी तरह से सुन्न हो गया था। मुझे अब कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था। उस दिन के बाद हमारे बीच जमी बर्फ पूरी तरह पिघल गई। हम आखिरकार सोफे पर आराम कर सकते थे, स्नैक्स ले सकते थे और टीवी देख सकते थे। शायद उसे मेरा शांत व्यक्तित्व पसंद था, जबकि मैं सच में उसकी खूबसूरती पर फिदा था। उस दिन वह बाथरूम में नहा रही थी, जबकि मैं लिविंग रूम में जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। सांस फूल रही थी। अचानक अंदर से एक तीखी चीख गूंजी, वाटर हीटर में बिजली का रिसाव है। फिर कैमिला बाथरूम से बाहर भागती हुई आई, पूरी तरह से नग्न। सच कहूं तो मेरा दिमाग उस वक्त पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। मैं पूरे 3 सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गया। ठीक है, हम बाद में पता लगा लेंगे कि रिसाव कहां से हो रहा है। हे, क्यों ना तुम पहले कुछ कपड़े पहन लो। उस छोटी सी दुर्घटना के बाद वह काफी शर्मिंदा हो गई। हर बार जब वह मुझे देखती तो वह मुझसे बचने की कोशिश करती। लगभग 3 महीने बाद, मुझे नहीं पता कि यह फूड पॉइजनिंग थी या क्या, लेकिन मुझे पेट में ऐसा दर्द हुआ जैसे कोई ड्रिल घूम रही हो। पहले मुझे लगा कि मैं बस इसे बर्दाश्त कर सकता हूं और यह बीत जाएगा, लेकिन फिर यह और भी खराब होता गया जैसे ही मैं अस्पताल जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कैमिला अचानक सामने आई और दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे और कांप रहे थे। उस पल मैं इतना दर्द में था कि मैं 2 शब्द भी मुश्किल से बोल पा रहा था। बिना एक शब्द कहे उसने एक कोट पहना, मुझे सहारा दिया और सीढ़ियों की तरफ खींच ले गई। याद रखें, हम 6ठी मंजिल पर थे। मैं अभी भी नहीं समझ सकता कि कैसे उसने अपने छोटे से शरीर के साथ मुझे जबरदस्ती नीचे उतारा। मैं एक कैब पकड़ना चाहता था, लेकिन वह अपना फोन भूल गई थी। इसलिए उसने मुझे अपनी पीठ पर आधा लादा, आधे कंधे पर सहारा दिया और हम आधी रात तक संघर्ष करते रहे, जब तक कि आखिरकार मुझे ईआर में नहीं ले आए। जब तक मैंने अपना आईवी ड्रिप खत्म किया और थोड़ा ठीक हुआ। सूरज लगभग निकल चुका था। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ पेट में ऐंठन थी, कुछ गंभीर नहीं। धन्यवाद। तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए, काम का समय होने वाला है। चिंता मत करो, मैंने 1 दिन की छुट्टी ले ली है। कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे धन्यवाद देने के लिए मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और पूरी दोपहर खाना पकाया। कैमिला ने खाया और मुझ पर तारीफों की बौछार कर दी। यह वाकई बहुत अच्छा है, तुम मेरे लिए जीवन भर खाना बना सकते हो। आवेग में आकर मैंने बस अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा था। जब उसने जीवन भर खाना बनाने की बात कही तो उसका मतलब सचमुच में था। उस घटना के बाद उसने शाम को टेकआउट तक ऑर्डर नहीं किया। वो हर दिन मुझसे चिपकी रहती थी ताकि मैं खाना बनाऊं, ये कहते हुए कि ये बजट के लिए बहुत अच्छा और स्वच्छ है। मैं शिकायत करता रहा कि ये बहुत झंझट का काम है, लेकिन जब भी मैं याद करता कि उस दिन उसने बिना सोचे समझे मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कितनी जल्दी की थी, तो मैं कढ़ाई को और भी तेजी से चलाने लगता। लेकिन आज अजीब था। खाना तैयार था, लेकिन 5 मिनट इंतजार करने के बाद भी वह खाने के लिए बाहर नहीं आई थी। मैंने उसका बेडरूम का दरवाजा खोला और उसे देखा। वह अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी थी, तकिए में अपना चेहरा दबाए चुपचाप अपनी आंखें रो रही थी। क्या गलत है? किसने तुम्हें परेशान किया? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बस बोल दो, हम दोस्त हैं, है ना? पता चला कि यह इतना जटिल भी नहीं था। कैमिला कंपनी में कभी ओवर टाइम नहीं करती थी। वह हमेशा अपने लो ईक्यू के साथ समय पर निकल जाती थी। वह उस कचरा कॉर्पोरेट संस्कृति को समझ ही नहीं पाती थी। इसके अलावा मेरे लिए ली गई छुट्टी की वजह से मैनेजर अपनी बातों के जरिए भारी संकेत दे रहा था। मूल रूप से उसे यह बता रहा था कि उसे खुद को कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए
ऑप्टिमाइज। मैं जानता था कि उसका क्या मतलब था। इस्तीफा देना ठीक है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा एक भी पैसा सेवरेंस पे का कम नहीं होना चाहिए। बस एक छोटी सी समस्या, मुझे इसे संभालने दो। कैमिला, ये कंपनी सिर्फ एक छोटे स्तर का ऋण व्यवसाय था। अगले दिन मैंने एक अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ सूट पहना, अच्छी तरह से शेव की, उम्र पुरानी एक नकली लग्जरी घड़ी पहनी और अपने हाथ को झुलाते हुए लॉबी में टहल गया। हेलो सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं? अपने बॉस से कहो कि वो मुझसे आकर मिले। थोड़ी देर बाद सूट पहने एक मोटा आदमी डगमगाते हुए आया। वह मेरी याददाश्त की फोटो से मेल खाता था। वह निश्चित रूप से वही था। हेलो सर, आप किस तरह की सेवा की तलाश कर रहे हैं? मैं थोड़ा फाइनेंस ढूंढ रहा हूँ। 2 मिलियन। 2 मिलियन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर मुझे सिर्फ 200 रुपये की जरूरत होती तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती? ब्रो, मैं बस अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट करता और काम हो जाता। उस दिन मैंने इस कचरा मैनेजर को एक बिजनेस चैट में घसीटा। हमने उत्पादों, शास्त्रीय कविता, दर्शन, जीवन के बारे में बात की। अंत में जब वह चला गया तो उसने अपना नंबर भी नहीं छोड़ा। अगले दिन मैं फिर वहां वापस गया। मैंने पूरे एक हफ्ते तक इंतजार का खेल खेला। उसे आखिरकार समझ आ गया कि मैं बस उसे बेवकूफ बना रहा था। अगली बार उसने मुझे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जहां तक मेरी बात है, मैं सोशल मीडिया में काम करता हूं। मेरे पास एक बड़े नेटवर्क के अलावा वास्तव में कोई और प्रतिभा नहीं है। मैंने अपने अकाउंट पर मदद के लिए एक कॉल पोस्ट की और यार, कीबोर्ड योद्धाओं, कीबोर्ड वॉरियर्स का एक पूरा दस्ता मदद के लिए आ गया। कुछ ने कहा कि वे अपनी पत्नियों को ला रहे हैं, दूसरे हथौड़ा ला रहे थे, और एक आदमी जो अभी जेल से बाहर आया था, उसने कहा कि वह सिर्फ थोड़ा पॉकेट मनी कमाने के लिए पूरे देश को नीचे गिराना चाहता है। कहना पड़ेगा, आजकल के नौजवान सच में अलग बने हैं और वे बहुत अच्छे बातूनी भी हैं। मैं उनसे प्यार करता हूँ। कुछ दिनों बाद मोटा मैनेजर इसे और अधिक नहीं झेल सका और उसने मुझे फोन किया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मैं सीधे मुद्दे पर आया। कर्मचारी को नौकरी से निकालो और उसका सेवरेंस पे करो। जब तक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, समस्या पैदा करने वाले लोग रुक जाएंगे। फोन रखने के 5 मिनट बाद कैमिला खुशी से भरते हुए मेरे पास दौड़ती हुई आई। बॉस, मुझे पैसे देने के लिए सहमत हो गया है, धन्यवाद। आज जब मैनेजर ने मुझे देखा तो उसका चेहरा कड़वे तरबूज की तरह हरा हो गया। उसके बगल में कई सेल्समैन ऐसे लग रहे थे जैसे वे मुझ पर झपट्टा मारना चाहते हो। दूसरी ओर मैं आक्रामक रूप से सभी का अभिवादन कर रहा था। मेरे बगल में खड़ी कैमिला का मुंह पूरी तरह खुला रह गया था। क्या तुम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए? बहुत अच्छा। हमने कुछ गहरे गहन आदान प्रदान किए हैं। कैमिला एक हफ्ते आराम करने के लिए घर पर रही। हर दिन वह प्राकृतिक रूप से जागती थी और जो कुछ भी मैंने पकाया होता था वह खाती थी। मैं उसे शिकायत करते सुन सकता था। मैंने इस हफ्ते 3 किलो वजन बढ़ा लिया है। आराम करने के बाद उसने रिज्यूमे भेजना, इंटरव्यू देना और प्रतिक्रियाओं का इंतजार करना शुरू कर दिया। एक पल के लिए मैंने वास्तव में उसे मेरे साथ सोशल मीडिया करना सिखाने के बारे में सोचा। हम दोनों का हर दिन घर पर रहना वास्तव में काफी अच्छा लग रहा था। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे मन में छिपे हुए उद्देश्य थे। घर में एक सुंदर लड़की थी और उसे देखकर मेरा मूड अच्छा हो जाता था, लेकिन वह सब एक फोन कॉल से बर्बाद हो गया। कैमिला को एक नई नौकरी मिल गई है। वह सेफांग सेफांग में प्रशासन का काम करने वाली है। ये मेरे घर से सबवे द्वारा 1 घंटे की दूरी पर है। उस रात हमने जश्न मनाया। शराब का फायदा उठाते हुए मैंने लापरवाही से पूछने का नाटक किया, तो तुम कब तक बाहर जाने की योजना बना रही हो? मदद की जरूरत है? मैंने कब कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ? मैंने बस सोचा कि तुम्हारी नई कंपनी बहुत दूर है। ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारी पुरानी नौकरी के साथ इसमें 40 मिनट ज्यादा लगते थे। अगर तुम जाना चाहती हो और अगर कोई तुम्हें फिर से परेशान करता है तो मेरी रक्षा पर भरोसा करो। तुम पर भरोसा करो। ये बिल्कुल उसी पल था जब आप बाहर जा सकते हैं। हेलो, माफ करना आप दोनों, मैंने ये अपार्टमेंट बेच दिया है। खरीदार जल्दी में है, इसलिए मैं आप दोनों से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने के लिए कहूंगा। मैं काफी देर तक जम गया, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। मुझे कैमिला की ओर मुड़ना पड़ा। हम अब यहां नहीं रह सकते। तुम कहां जाने की योजना बना रही हो? मैं ठीक देख रही हूं, काम के करीब, अधिक सुविधाजनक। तुम्हारे बारे में क्या? मुझे लगता है कि मैं उपनगरों की ओर जाऊंगा, एक शांत सस्ती जगह। वह प्रेरणा के लिए अच्छा है। हम में से किसी ने भी फिर से रूममेट के रूप में रहने का उल्लेख नहीं किया। एक लगभग भयानक मौन समझ। आखिरकार हम एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते थे। शुरुआती तर्कों से लेकर आपसी समझ तक, फिर साथ मिलकर टीम बनाने तक, जीवन बहुत तेजी से बीत गया। अगर हमारे पास 6 महीने और होते तो मेरे पास वह कहने का साहस होता जो मेरे दिमाग में था, उससे पूछने के लिए कि क्या वह एक साथ रहना चाहती है। लेकिन अब इसे लाना बस हताश और बेकार लगेगा। वास्तव में क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ सेफ में एक और अपार्टमेंट की तलाश में हूं? हम दोनों के साथ हम काफी पैसा बचा सकते हैं। मेरा एक नया सहकर्मी मेरे विभाग में शामिल हुआ है। हमने कल ही साथ रहने की व्यवस्था कर ली है। बाहर जाने के दिन मैंने कैमिला का सामान उठाया। उसने मेरे कंधे से धूल झाड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्या तुम इसे गले लगाना चाहोगे? जो कुछ भी हमारे पास है हम बात करते हैं। इतना नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। मैंने सहजता से उसे अपनी बाहों में कस लिया। चलते हुए ट्रक को उसे दूर ले जाते हुए देख रहा था। हवा के साथ धुंधला होता गया। ऐसा लगा जैसे मेरा प्यार, जो अभी अंकुरित होना शुरू हुआ था, जड़ों से उखड़ गया हो। मुझे याद भी नहीं है कि उसने मेरी आलिंगन से कैसे पीछा छुड़ाया, नहीं कि हमने कैसे अपने अंतिम अलविदा कहे। उसने मुझे कसकर गले लगाया। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, किस्मत हमारे साथ एक क्रूर मजाक कर रही है। अंत में मैं बस खाली सड़क की ओर हाथ हिला सका।
उस दिन के बाद हमारे वीचैट वीचैट संदेश 6 सितंबर को पूरी तरह से बंद हो गए। अगले दिन मैं भी बाहर निकल गया। मैंने अपने लड़कों के दस्ता को बुलाया और हमने सामान ले जाने में एक अराजक व्यस्त दिन बिताया। जब तक हमने खत्म किया तब तक अंधेरा हो चुका था। हमने स्क्यूअर्स और ड्रिंक्स लेने के लिए एक सड़क के किनारे बीबीक्यू स्टॉल ढूंढा। वह परिचित वाइब मुझे अचानक वास्तविकता में वापस ले आया। वह छोटी सी छाया ऐसा लग रही थी जैसे